अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हमारा आज का मौजू GHQ में होने वाली सियासतदानों की मुलाकातें और फिर उस पर पर्दादारी। पार्लिमानी रहनुमाओं की चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ और ISI चीफ से 2 मुलाकातें हुई, जिसके बाद की सियासी सूरत हाल ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, GHQ में नहीं, और इन मसलों पर ना सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए और ना ही सियासी क़यादत को वहाँ पर जाना चाहिए। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। फिर उसके बाद थोड़े ही वक्त गुजरने के बाद DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बरी अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अपनी जमात के कायद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के हवाले से 2 मुलाकातें की हैं, जबकि मोहम्मद जुबैर साहब का कहना था कि ये मुलाकातें ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर थी। वो उनके पुराने दोस्त हैं, एक साथ पढ़ते रहे हैं। इनका बयान जब मंजर आम पर आता है तो इन मुलाकातों के बाद अजीब सी जो है खलचल जो है वो मच जाती है और मुख्तलिफ कयास आराइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सारा मंजरनामा किस जानिब बढ़ रहा है हम जानते हैं अपने मेहमानों से। उससे कबल मैं आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट जो है वो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मायने पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद होना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईन पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात ऐलानिया होगी और खुफिया नहीं होगी। ये कहना था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, ये हो क्या रहा है APC और उसके अंदर धुआंधार में किस्म की नवाज शरीफ की तकरीर। जी, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब ने। इफ्तिखार साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये GHQ की मुलाकातें, बातें, अहवाल और उसके बाद की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सियासतदानों का, सियासी कारकुनान अगर हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, उनका अस्करी क़यादत से मिलना क्या कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? ये नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इनकार कर दे, क्योंकि अस्करी क़यादत का जो हलफ है उसमें वो पॉलिटिक्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट का उन्होंने हलफ उठाया कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अगर कोई सियासतदान जाता है तो साफ़ है कि वो उनको किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश तो करता है, या उनको जो उन तक रीच उसकी है वो ये साबित करती है, तो उनको इनकार कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे इफ्तिखार साहब, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो सिक्योरिटी की बिना पर, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। देखें, आप 2 बातों को मत इकट्ठा करें। एक है क्या सियासतदानों को फौजियों से मिलना चाहिए। मेरा ये जवाब है कि फौज को सियासतदानों की तरफ से जब भी रिक्वेस्ट की जाए किसी मुलाकात की, वो इनकार कर दें कि जी हमारा आपसे सियासी मामला का कोई ताल्लुक नहीं। अब आइए दूसरी बात, वो है स्टेट के इशू, वो है स्टेट की सिक्योरिटी का इशू। जब भी स्टेट की सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे तो स्टेट के सिक्योरिटी के इश्यूज पे जो सियासतदान है और उसकी क़यादत जो है ये इकट्ठी बैठेगी, क्योंकि मुल्क को दाखिली और खारजी मसाइल हैं जो उनको चैलेंजेस हैं, उनके लिए इकट्ठे होकर इनको लड़ना है। इसलिए उस मुलाकात को मैं गलत नहीं समझता, वो कौम के मुफाद में है और उसकी ज़रूरत है तो वो होती है। ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये बताएं कि जो अभी हालिया मुलाकात हुई है इसमें पहले हमारे सामने ये बयानिया आया कि ये मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से थी, फिर उसके बाद कि उसकी सिक्योरिटी के हवाले से थी, फिर उसके बाद एक वफाकी वज़ीर आते हैं टेलीफोन पे, वो एक निजी TV चैनल से बात करते हैं और कहते हैं कि इस मुलाकात में सिर्फ उस पर थोड़ी देर जिक्र हुआ और बाकी मुल्की सियासी सूरत हाल पे बातचीत शुरू हो जाती है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद ये किसने कहा? शेख रशीद अहमद साहब ने ये कहा, ये उनका बयान है, उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी पहले गैर-ज़िम्मेदाराना रवैया ना जी, उन्होंने कहा कि पहले गैर-ज़िम्मेदाराना, ये देखें ये गैर-ज़िम्मेदाराना रवैया जी। देखें एक, लेकिन सर इसमें एक चीज़ मुझे ऐड करने की इजाज़त दीजिए आप कि इसके बाद DG ISPR साहब की ट्वीट आती है, उनकी स्टेटमेंट आती है, वो बल्कि ट्वीट नहीं, वो एक TV टॉक शो में बात करते हैं और वो कहते हैं कि
ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो साबिक़ा गवर्नर सिंध हैं, वो मुलाकात करना चाहते थे और मुलाकात उनकी इमा पर, उनकी दरख्वास्त पर आर्मी चीफ से कराई गई और 2 मुलाकातें हुई और उसमें वो नवाज शरीफ और मरियम की बात करना चाहते थे। आप रुक जाए यहाँ पर। अब आपने 2 बातें मुख्तलिफ की हैं। जी, जो बात मैंने की है उसी कोई कंटिन्यूटी आप कर रहे हो। एक मुलाकात का तल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी से, उसमें सबको जिनको बुलाया गया उनको जाना चाहिए और जाना चाहिए था। उसकी खबर अगर बाहर आके एक गैर जिम्मेदार शख्स लीक करता है तो अस्करी क़यादत को उससे सवाल करना चाहिए कि उसका ये रवैया क्या है। अब आए दूसरी तरफ। दूसरी सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई जब मरियम से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई आपके कहने पर। उसके जवाब में डीजी ISPR ने वो बयान जारी करके अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया कि 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मिक्स मत करें प्लीज। जी ठीक है, ये बताइएगा कि अगर मैं इन दोनों चीज़ों पे आपसे अलग-अलग आपकी राय ले लूं कि अगर एक वफाकी वज़ीर ने वॉयलेट की उसकी सैंक्टिटी और उन्होंने टीवी पे आके उसका जिक्र और अहवाल सारा बयान कर दिया, गवर्नमेंट या फ़ौज अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन नहीं लेती या उनको इसका अकाउंटेबल नहीं ठहराती तो इसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वजूहात तो मुहर्रिकात तो उसकी क़यादत जाने। अभी बात खुल के सामने आई है कौन, और अभी तो उन्होंने एक बयान और जारी किया है, वो कल या परसों मौलाना फजल रहमान की किसी मुलाकात के बारे में तफसील से आगाह करेंगे कौम को। अब देखो ना कितनी अफसोसनाक बात है। देखिए ये तो खुद फौज को सोचना चाहिए, या तो फिर ये है कि इस पे अगर स्टेटमेंट जारी करें तो ISPR को करना चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान की मुलाकात को फौज चाहती है कि आवाम तक पहुंचे तो फिर ये काम डीजी ISPR का है, ये किसी और आदमी का नहीं है। क्योंकि देखिए एक ट्रस्ट होता है, इसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होती है। हम बतौर सहाफ़ी इतनी उम्र हमने सहाफ़त के तौर में रहे हैं मैदान में, हमारे साथ लोगों ने न जाने कितनी कितनी बातें की हैं। हर चीज हमने रिपोर्ट तो नहीं की, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास आज भी महफूज हैं बिकॉज वो उनका हमारे पर ट्रस्ट था। ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसे मामलात में देखिए ना ये सारी कहानी कहाँ तक चली गई कि जी इस मामले में मुलाकात हुई और गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन में उसने ये कहा और फौज ने ये कहा, अब ये होने वाला है, अब उसे सूबा बनाया जाएगा। फिर एक डिबेट शुरू होगी, सूबा बन सकता है नहीं बन सकता, सूबा क्यों कर बनेगा, सूबा बनने से क्या। इतनी लंबी एक डिबेट ने जन्म ले लिया है कि मैं हैरान हूँ। और अब जब ये मौलाना फजल रहमान वाली कहानी सुनाएंगे शेख साहब, आपकी हेडलाइन तो होगी, लेकिन अल्लाह जाने वो क्या चीज है, वो फौज चाहती भी है उसको डिस्क्लोज करना उसकी डिटेल को या नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा सर कि अभी एक कुछ ही देर पहले नवाज शरीफ साहब की ट्वीट आती है जिसमें उन्होंने सख्ती से जो है वो मना किया अपनी पार्टी को, क़यादत को, कि वो बगैर इजाज़त के मत मिले। इसका मतलब ये है कि जो मरियम का कल का बयानिया है, मरियम साहिबा का, वो दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के इल्म में नहीं था कि कौन मिला किसको जाके GHQ में। कोई क्लियर रिफ्ट आपको नज़र आ रही है मियाँ शहबाज में, मियाँ नवाज में? क्या मियाँ शहबाज के हवाले से ये बात हुई थी? जी, ये मियाँ शहबाज के हवाले से ही थे। जो सवाल किया गया था उस सवाल में ये था कि जो क़यादत में जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के वो जाके मिले हैं, जिसके जवाब में मरियम साहिबा ने ये कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं, मियाँ साहब को भी इसका। अगर सवाल ये है कि ये रिफ्ट है और नवाज शरीफ का जो आज का स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर ये साबित होता है कि किस तरह हम बाज़ मुलाकातों को 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं और किसी की बाज़ की तहसील कर दी जाती है, उसको अपने माने बनाए जाते हैं और मैं अब आइंदा कहूँगा कोई भी ना मिलेगी। आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आपका जो सवाल है उसका जवाब ऐसा हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा हो सकता। मतलब देखना मैं देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ द नवाज शरीफ हु इज नॉट एनीथिंग ऑफ द पार्टी नाउ। नवाज शरीफ के पास पार्टी का कोई तो नहीं है। अच्छा सर, नहीं उनके पास अब पार्टी का उस तरह अहदा नहीं है, लेकिन उनको अदालतों का सामना है, अदालतें उनको यहाँ पे बुला रही हैं। आपने अदालतें बुला रही हैं उनको उनके उन मुबैना जुराइम के हवाले से जिसका तज़किरा शहजाद अकबर साहब और शहजाद अकबर साहब के दोस्त करते हैं, वो और चीज़ है।
पार्टी की क़यादत होना और चीज़ है, पार्टी और चीज़ है, और उन पे मुबैना इल्ज़ामात और मुबैना मुकदमात और चीज़ है। जी बिल्कुल, और चीज़ें मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी क्या इस पे राय है सर, आपके ख्याल से उन्हें देखिए, मेरा नहीं ख्याल, देखें शहबाज शरीफ का जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उसने कहा कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसमें उसने कहा कि हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, और यही गालिबन ट्वीट मैंने देखी तो नहीं लेकिन सुना है कि ऐसी ही लफ्जों की कोई ट्वीट मरीम ने भी की है। और दूसरी बात है मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, पार्टियां और नो पार्टियां, नवाज और नो नवाज, आसिफ और नो आसिफ, इमरान और नो इमरान। मसला मेरा है, मसला मेरी गुर्बत का है। मेरी दवाई जो हार्ट की थी और शुगर की थी उसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि एक दवाई जो 100 कुछ रुपए की थी वो 500 कुछ रुपए की कर दी गई है। मेरे इशू ये नहीं है जिन इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और 3 साल से 4 साल, बल्कि हमेशा से हम यही बात कर रहे हैं जी। हम उन इश्यूज की बात ही नहीं करते। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई मेरी जो दवाई 100 कुछ की थी वो 500 कुछ की कैसे हो गई है, किसने की है, किस पार्लियामेंट के अंदर ये चीज ज़ेरे बहस आई है? क्या पार्लियामेंट की फ्लोर ऑफ द हाउस पे दवाइयों का नाम ले लेके डिस्कशन हुई है? देखो, मेरे मसाइल कुछ और है भाई, मेरे मसला ये नहीं है। मेरी तरफ से नवाज भी इक़्तिदार में रहा, शहबाज भी इक़्तिदार में रहा, आसिफ की जमात भी इक़्तिदार में रही, और इक़्तिदार हम इमरान खान साहब का भी देख रहे हैं ना? बिल्कुल देख रहे हैं। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी भी तो मसाइल बढ़ रहे हैं। मुझे तो बिजली भी महंगी मिल रही है, मुझे तेल महंगा मिल रहा है, मुझे आटा महंगा मिल रहा है। अब तो आटा भी महंगा हो गया। मतलब मैं एक काश्तकार हूँ, 1200 रुपए मन गंदम मुझसे ली इन्होंने, और उसी महीने 2000 रुपए मन आड़ती ने बेचनी शुरू कर दी। चीनी देख कहां से, जब चीनी का वो क्या बनाया था कमीशन, उसके चीनी का रेट देख क्या था और चीनी का रेट क्या है। मेरे दोस्त, मेरे इशू ये हैं, मेरा इशू ये नहीं कि शहबाज ने क्या कहा, नवाज ने क्या कहा, मरियम ने क्या कहा, DISPR ने क्या कहा, शेख रशीद ने क्या कह दिया। मेरा इसमें क्या रोल है मुझे बता। सर इन्हीं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपोजिशन जब सीख पा होती है, एग्रेशन में आती है, गुस्सा करती है, कभी आए काश आए, कभी काश आए, बहुत सारे बयानात हैं सर, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, आए अवाम के इशू पे, अवाम उसके साथ खड़े होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं अपोजिशन भी वो रोल प्ले नहीं करी जिसको करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे बताओ कि ये जो अभी APC हुई है वो एक 1 लाइनर होगा हार्डली महंगाई शंगाई के बारे में, 1 लाइनर या 5-6 लाइनों का एक, मतलब ABC नहीं होता, ABC कोई C या D होगा है, लेकिन बेसिक नहीं होगा। बेसिक इशू ये इस मुल्क में गुर्बत और अमारत का बेसिक इशू गुर्बत है, हमारे मुल्क में इशू महंगाई है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। जनरल अशरफ साहब ने, जनरल साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक लंबे अरसे तक अस्करी क़यादत का हिस्सा रहे हैं और आपने इस आला मनसब पर जिस पे आप रह चुके हैं और आप रिटायर हुए हैं, आपने बड़ी करीब से इन सारी चीज़ों को होते यकीनन देखा है। क्या सियासी क़यादत का अस्करी क़यादत से मिलना कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या उन्हें नहीं मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए तो उसकी पर्दादारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इस सारे मसले को, इस सारी सूरत हाल को किस तनाजुर में देखते हैं? फरमा रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं इनके ऊपर मिलना, सियासी क़यादत का और मिलिट्री क़यादत का आपस में कंसल्टेशन करना, ये इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें कंसल्टेशन रिक्वायर्ड भी होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मिलना भी चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर वक्तन फ़ौक्तन मिलिट्री क़यादत को, सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देते रहना चाहिए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत महसूस हो ऐसी मुलाकात भी हो, इसके अंदर सारी चीज़ों की उनको ताकि पता हो, क्योंकि जो सियासी क़यादत है वो नेशनल असम्बली में बैठती है, वो सेनेट में बैठती है, वो लोग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डिसीजन तो अल्टीमेटली उन्हीं के होते हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि दोनों क़यादत आपस में बैठें, आपस में मशवरा करें, ताकि हमारे कौमी लेवल के जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर निकलें। और इसमें सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर फ़ौज की इनपुट होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज फ़ौज हर सिक्योरिटी इशू के ऊपर बहुत ही गहरी नज़र रखती है, तो एनालाइज भी करती है, उस पर ऑप्शन भी देती है फ़ौज अपनी, और अल्टीमेट डिसीजन तो पॉलिटिकल क़यादत का होता है।
और यही कुछ हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई ऐसी बात हुई है। हाँ, जहाँ पे मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे सियासी मामलात भी डिस्कस हो जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो करना चाहें तो करें, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता है भाई। अच्छा सर, आपसे थोड़ी देर पहले शायद आपने सुना, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा से मौजूद थे। उनका कहना था कि जो आइन है, जो कानून है, जो फ़ौज का, उसके मुताबिक वो फ़ौज शामिल नहीं हो सकती किसी भी किस्म के ऐसी सियासी मामलात में और जिसकी बार बार नफ़ी फ़ौज करती है। इफ्तिखार साहब का ये कहना है, या बहुत सारे हल्के ये राय रखते हैं कि जब कोई ऐसी मुलाकात होती है या उसकी रिक्वेस्ट की जाती है तो उस वक्त डिनाई क्यों नहीं कर दिया जाता ऐसी किसी मुलाकात को? देखिए, जब एक मुअज़्ज़ज़ हमारे जो सियासतदान हैं वो जब एक रिक्वेस्ट करते हैं, जब एक ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो अपनी मिलिट्री क़यादत से मिलना चाहते हैं, तो उसमें मिलिट्री क़यादत रिफ्यूज़ कर दे तो वो भी एक वो कहेंगे जी ये कोई प्रॉब्ली कोई डिसकर्टसी है, इनको कर्टसी नहीं है। ये कई कर्टसी कॉल भी होती हैं, कई वैसे भी मिलते हैं, कई हो सकता है कई सिक्योरिटी इशू के ऊपर भी वो मशवरा करना चाहते हो। तो मेरा मतलब उनको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर देना शायद मिलिट्री क़यादत के भी बस में ना हो। लेकिन सर्टनली अपोजिशन की जो लोग गवर्नमेंट में, उनके साथ तो मिलिट्री क़यादत वैसे ही मिलती रहती है, किसी न किसी लेवल के ऊपर मशवरा रहता ही रहता है। लेकिन ये बात सारी आप जो कर रहे हैं वो अपोजिशन से मुताल्लिक है। अपोजिशन के लोग भी असेंबली में बैठते हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। अगर कोई उनमें से मिलिट्री क़यादत को किसी लेवल के ऊपर मिलना चाहता है, खास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल के ऊपर, तो उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्टेट में रिफ्यूज नहीं कर सकते कि मैं नहीं आपसे मिलूंगा जी। लेकिन इस चीज का इल्म होता है, गवर्नमेंट को इल्म होता है कि ये फलां से मिल रहा है, ये कोई खुफिया मुलाकातें नहीं होती हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, ये बताएं जनरल साहब कि इन मुलाकातों में जो भी हालिया हुई है, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो है, जो कहा गया, जिसका जिक्र हुआ, आपके ख्याल से ऐसी मुलाकात के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का सरबराह मुमलिकत का होना ज़रूरी नहीं है? देखिए, ये मुलाकात आर्मी चीफ के इनिशिएटिव के ऊपर हुई है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसी मीटिंग बुलाएंगे तो वो भी बुला सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसी मुलाकात में प्रॉबेबली दे थॉट कि इनकी ज़रूरत नहीं है, ये पहले से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ कर दिया होगा इनके ऊपर, बाद में भी ब्रीफ किया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल अगर प्राइम मिनिस्टर की और हो सकता है कमिटमेंट्स हों जिसमें वो बिजी हों, या अगर अपोजिशन वाले लोग प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का फोरम है, बहुत सारी कमेटीज हैं, इसके अलावा भी मिल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से वो जाके कहें कि जी हम आपसे मिले, प्राइम मिनिस्टर विल नॉट रिफ्यूज ऑन दैट, आई थिंक। तो मिले जाके। ये बताइए कि जनरल साहब, ये बताएं कि ये जो मुलाकातें हैं, इनमें ज़ाहिर हसासियत के बहुत सारे ऐसे हसास मामलात हैं जिसकी डिटेल्स में तो हम ना जाना चाहेंगे, ना हमें जाना चाहिए, लेकिन आप हमें नौयत बता दीजिए कि वो कितने सीरियस मसाइल होते हैं जिस पर सियासतदानों के साथ बैठ के मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से बाज़गश्त की जाती है, उसके बाद हम देखते हैं गुफ्तगू होती है। देखिए जी, दो लेवल पे हो सकती है। एक वो मामला जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत हसास हों, उनको फिर इन कैमरा कर दिया जाता है, उनकी बातचीत नहीं की जाती है बाहर, और वो भी नीड टू नो बेसिस के ऊपर की जाती है कि किसको किस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। मसलन आपकी जो डिसीजन मेकिंग जब होनी होती है, उसमें जो आपकी कौमी क़यादत है, उसमें अगर इन कैमरा ब्रीफिंग होती है तो उसमें उनको सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन एक सियासी मामलात हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव इस तरह के नहीं हैं कि उनको इतना सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि वो कौम के सामने आने होते हैं बाद में, तो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि इन कैमरा हो। वो तो ओपन भी हो सकती है, वो तो उसका लोग बाहर जाके जिक्र भी करेंगे, जिस तरह इस सूरत में हुआ है बहुत सारे मामलात का जी। तो मेरा नहीं ख्याल है उसमें कोई ऐसी बात है कि हम कहें कि जनाब ये तो कोई प्रॉब्ली कोई बहुत ही बड़ी कोई ब्लंडर हो गई, ऐसी बात नहीं है उसमें। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं कि अब ये जो आप सब बता रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गैर आइनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कानून से बालातर होकर कर रहे हैं। आईन पाकिस्तान के रहनुमा जो बताई गई चीज़ें हैं, जो कवानीन हैं, उसके मुताबिक तमाम मराहिल जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। इनके हो जाने के बाद कोई प्रेस रिलीज़, कोई बयानिया, कोई मुश्तरका स्टेटमेंट ऐसी चीज़ों की आती क्यों नहीं? उसकी क्या वजूहात हैं? मेरे ख्याल में आनी चाहिए। ऐसी पहली बात तो ये कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। जब कंसल्टेशन है आपस में जी, तो कंसल्टेशन आईन पाकिस्तान ये तो नहीं कहता कि आपस में कोई कंसल्टेशन नहीं करेंगे। हाँ, फौज की सियासत में हिस्सा लेने पे पाबंदी है। फौज किसी अदालती
या सियासी मामलात में दखल नहीं देती है, और बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन फौज से जब कोई कंसल्टेशन होती है, मसलन ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का मामला था, गिलगित बल्तिस्तान के नया सूबा पाकिस्तान का बनने के ऊपर मामला था, तो ये कंसल्टेशन थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में अगर इसके बाद कोई प्रेस रिलीज जारी हो जाती तो वो भी बहुत अच्छा था, कोई उसमें हर्ज कोई नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर कि इसमें जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो विद इन द कंट्री जो है वो ज़्यादा डिस्कस की जाती है, या जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्पेशली भारत जैसे मुल्क से, उनका भी जिक्र होता है, उसमें भी अपोजिशन को या सियासी रहनुमाओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है? दोनों में होती है। बाज़ दफ़ा देखिए, अगर हालात ख़राब हैं, मसलन जिस तरह हमारे यहाँ टेररिज्म का मामला था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो उसमें सियासतदानों को, तमाम कौमी क़यादत को कॉन्फिडेंस में लिया गया, और उसके ऊपर वो जो 20 पॉइंट एजेंडा था वो हुआ, आपस में इत्तेहाद उसके ऊपर बना, इत्तफाक बना, उसके बाद उसका नाफिज हुआ। फ़ौज ने तमाम सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इसी तरीके से जो नेशनल इशूज़ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आपको मीडिया में नहीं आती हैं, ना वो प्रेस में आती हैं, ना टीवी में आती, ना उस तरीके से आती हैं जिस तरह एक पाकिस्तानी को उनका एनालिसिस करके उनके ऊपर कंक्लूजन निकालने होते हैं। तो फ़ौज का यही काम है, उसमें हमारी ISI है, हमारे और बहुत सारे इदारे हैं, और जो कि यही काम करते हैं। दुश्मन की रीजनल सिचुएशन हो, ग्लोबल सिचुएशन हो, जिससे हमारा तल्लक बनता हो। मतलब आजकल मैं बताता हूँ, जिस तरह ये चाइना अमेरिका की आपस में चल रही है, साउथ चाइना सी के मामले के ऊपर चल रहा है, इंडिया और चाइना की आपस में चल रही है ये लद्दाख वाले मामले के ऊपर, इनके ऊपर हमारे लिए, हम इससे इफेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, दोनों हर सूरत में आता है, बल्कि ग्लोबली भी आता है, रीजनल के लेवल के ऊपर भी आता है। तो ये हमारा काम है, फौज का काम है, हमारे कौमी इदारों का ये काम है, इनके ऊपर गहरी नज़र रखा जाए, उनकी डेवलपमेंट्स को देखा जाए, और उसमें यह भी देखा जाता है कि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आएगा, और उसके ऊपर गवर्नमेंट को, कौमी क़यादत को ब्रीफ करना मेरे ख्याल में बनता है, और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, जिनके ऊपर मैंने पहले बात की कि कंटिन्यूअस प्रोसेस रहना चाहिए, कंसल्टेशन रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब। प्रोग्राम में हमें अब है जनरल अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब, वेलकम टू द शो। मेरा आपसे सर सवाल ये है कि अस्करी क़यादत, अपोजिशन पार्टीज़, गवर्नमेंट पार्टीज़, सरबराहान जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के हैं, इनका आपस में मिलना क्या कोई गैर कानूनी अमल है? अगर गैर कानूनी नहीं है तो क्या इसकी कोई प्रेस रिलीज़, कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, कुछ इसके हवाले से पब्लिक को आगाही होनी चाहिए, या इसमें कोई मसलहत है? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट के लिए मुलाकात हो रही है जी। अगर तो कोई ऐसी चीज है जो कि आप इंटेलिजेंस के नुक्ता निगाह से इन लोगों को ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं, तो फिर उसमें कोई भी ना प्रेस रिलीज इशू होगी, ना ट्वीट होगी, ना कोई फेसबुक पे इंडिकेशन आएगी, और उसमें लोग भी वो बुलाए जाएंगे जिनको समझा जाएगा कि ये पार्लियामेंट में इन्होंने रोल प्ले करना है, पार्टी लीडर्स वगैरह या इन्फ्लुएंशियल लोग, तो उसमें तो वजह नजर आती है। वरना अदरवाइज कोई भी मिलना चाहे, और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे उसको टाइम दे मिले, तो आर्मी की तरफ से ये अनाउंस नहीं होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को अनाउंस करना चाहिए कि हमारा ये फलां बंदा मिला है। तो बिलमूम ये अपनी मीटिंग्स का बाहर जिक्र नहीं करते, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने दो चेहरे रखे होते हैं। एक तरफ आपने पब्लिक को ये कहना है कि जी फौज सियासत में हिस्सा न ले, दूसरी तरफ फौज को सियासत में खुद मुलव्वस करना है कि जा के मिलना भी है। मिलने को तो छोड़ दें, जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टीज ये डिमांड करती हैं कि जी फौज की निगरानी में इलेक्शन करवाएं। तो जब इलेक्शन हो गए तो हारे हुए ने कभी पाकिस्तान ने अपनी हार नहीं माननी, उसने कहना है कि फलाने ने करा दी साहब। ये आर्मी को चाहिए कि अभी इनको कहे कि जनाब अपनी सिविल गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस्तेदाद बढ़ाए, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, अपनी पुलिस को डिपोलिटिसाइज करे, ताकि उनके इलेक्शन कराना फौज का काम नहीं है। सो आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो वो पोलिटिसाइज हो जाएगी फौज भी, उसमें भी बिला वजह इल्जाम तराशियां। तो ये मेरा ख्याल है कि आइंदा के लिए इलेक्शन से पहले हुकूमत को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अभी जो सारी सूरत हाल थी ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन की वजह से हुई, और इलेक्शन करवाया इनकी डिमांड पे आर्मी शामिल हुई, और फिर इल्जाम तराशी भी इन्होंने करनी शुरू कर दी। तो आइंदा के लिए तो ये काम बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए कि इलेक्शन ये अपने सिविल सर्टिफिकेट के जरिए करवाएं,
आर्मी को इन्वॉल्व न करें। और दूसरा ये है कि अगर कोई इंटेलिजेंस ब्रीफिंग वगैरह हो तो वो अलहदा ब्रीफिंग की जाए आर्मी के इन्विटेशन पे, और वो ISI के हेडक्वार्टर में होगी। उसके अलावा मीटिंग्स इनको नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, ताकि ये शुभात पैदा ही ना हो और ना ही आर्मी के ऊपर कोई तरह उंगली उठे। ठीक, जनरल साहब ये बताएं कि ऐसी मुलाकातों में जिसमें स्पेशली सिक्योरिटी के मामलात हैं, इससे पहले भी मैंने ये सवाल पुटअप किया जनरल अशरफ साहब से कि ऐसी मुलाकातों में सरबराह मुमलिकत का, वज़ीर आज़म का होना क्या ज़रूरी नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये चीज ये है कि एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत थी। मसलन अभी जो मुलाकातें हुई तो वो जाके बाद में गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते या पार्टियों में उधर पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती, उससे पहले जरूरी था कि उनको उस चीज पे ब्रीफिंग दे दी जाए, बता दिया जाए कि इशू है क्या और जो तजवीज किया जा रहा है हल वो क्यों किया जा रहा है। लिहाजा ये उनको सिर्फ उनका इल्म बढ़ाने के लिए, उनके नॉलेज में चीजें लाने के लिए ये थी। इसमें किसी से फैसला नहीं किसी चीज पे करवाना था। अब फैसले की घड़ी आएगी जब पार्लियामेंट में, तो ये लोग चूंकि इनको नॉलेज होगा, इनको समझ होगी कि ये सारा किया क्यों जा रहा है, तो हो सकता है कि उस पर बहस मुबासे के बगैर ही वो इस चीज पे एग्री कर दें कि हाँ ठीक है ये करें। अच्छा जनरल साहब, तो ये बैकग्राउंड देने के लिए जी। ये इस तरह का है। और ये वक्तन फक्तन जो कौमी लीडरशिप है उसको ब्रीफिंग वगैरह दी जाती है, बताया जाता है उन बाज़ इशूज पे जो कि समझे जाते हैं कि इन पे इनको इल्म होना, इनके नॉलेज में ये चीजें होना ज्यादा जरूरी है। और चूंकि वो सेंसिटिव नेचर की होती हैं तो वो उसकी पार्लियामेंट में खुले आम उसकी ब्रीफिंग्स नहीं दी जाती ताकि मीडिया में रिपोर्टिंग ना हो। तो ये फर्क है जिसकी वजह से आपको इस तरह का करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। वो ये कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब रिक्वेस्ट करते हैं जनरल बाजवा से कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, DG ISI से मुलाकात करना चाहते हैं, ISI चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। वो जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, एक नहीं 2 मुलाकातें होती हैं, जिसका जिक्र DG ISPR भी रिसेंटली अपने कल के बयान में करते हैं। और जिसके जवाब में रिबटल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं मेरा उनसे पुराना ताल्लुक़ है, मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ और हम उनके साथ ये ताल्लुक़ हम शेयर करते हैं कि मैं उनके पास जाता हूँ और जाके मिल सकता हूँ। बट DG ISPR जो अहम बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि इस मुलाकात में वो नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ के हवाले से, रिलीफ के हवाले से वो हमसे मिलना चाहते थे और उन्होंने इस हवाले से बात की। जबकि आर्मी चीफ ने ये कहा कि इस हवाले से जितने केसेस हैं वो अदालत में पेंडिंग है, उसके लिए आप अदालत का रुख कीजिए। जब ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उस पर एक किस्म का इनकार आ रहा है आगे से, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बारे में, या वो उस बात को उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह के DG ISPR कह रहे हैं, ये जब ऐसी थिन लाइन आ जाती है या ऐसी सूरत हाल बिल्ट हो जाती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन्स रेज हो जाती हैं। आपका क्या इस पे नुक्ता नज़र है? इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इस किस्से में, इस स्टेज पे जो बातचीत हुई है इसमें कंफ्यूजन रहता नहीं। 2 नुक्ते, एक तो ये कि 2 मुख्तलिफ चैनल्स पे जब स्टेटमेंट्स दी हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो उनमें फ़र्क है, और एक में लगता है कि वो उन्होंने मरियम नवाज को आके वापस फीडबैक दी और एक स्टेटमेंट में लगता है कि वो मिले ही नहीं उसे। सो देयर इज समथिंग जो वो छुपा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक वाकफकार दोस्त अहबाब, कोई आपका क्लास फेलो है, कुछ उससे मिलने के लिए जा रहे हैं तो DG ISI को हाजिर रखने की क्या जरूरत है? ताल्लुक तो आपका अपने DG ISI तो उनका एक सबॉर्डिनेट और वैसे भी इंटेलिजेंस का हेड है। अगर आप कहें कि जी वो भी मौजूद हो वहां पे और उसको भी बुला लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इशू है जो आप DG ISI के भी नोटिस में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर कोई ना कोई फैसला हो, कोई हल तलब चीज है जो आप हल करवाना चाह रहे हैं वहां पे। अदरवाइज तो DG ISI तो उनका क्लास फेलो नहीं था। सो आप मिलते हैं, अगर पहले मिलते मिलाते रहे तो फिर हर मीटिंग में DG ISI को बुलाया जाता था। ये वो झूठ है जो कि बड़ा वाज़ेह है सामने कि जब जाती मुलाकातें होती हैं तो उसमें ऑफिशियल्स को हाजिर नहीं रखा जाता, उसमें DG ISI का कोई काम नहीं, उसमें DG ISI का कोई काम नहीं है। ज़ाती मुलाकातें ज़ाती नौयत की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था जनरल अमजद शुएब साहब ने। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नबील गबोल साहब ने। गबोल साहब, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सियासी क़यादत की अस्करी क़यादत से मुलाकात कोई गैर कानूनी अमल है? अगर गैर कानूनी अमल नहीं है तो इसका एलामिया स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज़ क्यों नशर नहीं की जाती, क्यों दी नहीं जाती? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तान की अफवाज है, हमारे अपनी फौज है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी को एतराज़ है तो फिर वो
अपने पार्टी के लोगों को ना भेजा करे ना मुलाकात के लिए। भेजा जाता है उनको तो वो जाते हैं। और जहां तक इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई तो ये भी गलत है, क्योंकि DGISPR के बयान के बाद के उन्होंने खुद जो है मोहम्मद जुबैर साहब ने टाइम मांगा था, उन्होंने मुलाकात की और वहां पर जो है सियासी बातें हुई हैं। तो इस तरह की बातें फिर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को नहीं चाहिए कि ये बातें मीडिया में आकर बताएं कि मीटिंग्स के अंदर क्या क्या होता है, अस्करी क़यादत की मीटिंग में और सियासतदानों की मीटिंग्स में कौन क्या खा रहा होता है, कौन क्या वहाँ पर किस तरह बैठा होता है। एक एक बात आके आपको पता है कि शेख रशीद साहब ने जी। और अमीर गड्डापुर ने और दूसरे मिनिस्टरों ने आके बताया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि अपने मिनिस्टरों को भी रोके कि इस तरह के बयानात ना दें और हमारे इदारों को इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश ना करें। आप सर प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी को कैसा देखते हैं ऐसी मुलाकातों में? मेरे ख्याल में ये मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर को जरूर होना चाहिए था। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो उंगलियां तो जरूर उठेंगी, लोगों को मौका भी मिलेगा बात करने की। लेकिन जहां तक मुझे मैं समझता हूँ कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को नेशनल सिक्योरिटी की इतनी फिक्र नहीं है, इसलिए आर्मी चीफ को आना पड़ता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा जनरल बाजवा साहब से कि वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है ये मैसेज जरूर दें कि सियासतदानों की मीटिंग सियासतदानों के साथ ही होना चाहिए। और अगर इसमें हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर की गैर हाजिरी होती है तो हमारे मुखालफिन ममालिक जो है उनको एक मौका मिलता है और उनकी मीडिया फिर जो है वो बातें जो करती है फिर हमें अपने आप को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा कबूल साहब, ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली APC में आप लोगों ने शिरकत की, आपके साथ एक ग्रैंड अलायंस था, डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से भी आप एक मेमोरेंडम आया, उसका हमने सब ने देखा, नशर किया। इसमें बहुत सख्त बातें हुई, उनका ताल्लुक ज़ाहिर है आपकी जमात से नहीं, लेकिन आप एक कोलिजन में हैं उनके साथ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था एक चीज़, और उसके बाद जो उनकी आज की ट्वीट है दूसरी चीज़, और तीसरी जो GHQ में होने वाली मुलाकातें हैं, ये आपको सीनियर सियासतदान होने के नाते मेरा आपसे ये सवाल है, आपको ये सूरत हाल किस जानिब बढ़ती नज़र आ रही है मियां नवाज शरीफ को लेकर? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पहले तो ये सोचें कि अगर मोहम्मद जुबैर साहब पहले 31 जुलाई को मीटिंग में गए और फिर दोबारा 7 तारीख को मीटिंग में गए तो ये इस तरह की मीटिंग नहीं है जो मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि मेरे पुराने ताल्लुकात थे जनरल बाजवा से और मैं उनसे मुलाकात के लिए गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मोहम्मद जुबैर साहब को भेजा गया था, इसलिए दोबारा मीटिंग हुई और उस मीटिंग में DG ISI भी मौजूद थे। तो कुछ सियासी बातें भी हुई हैं, कुछ रिलीफ की भी बातें हुई होंगी। तो ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये अच्छा तासुर नहीं देता। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जनरल बाजवा साहब से कि वो भी इनको अपॉइंटमेंट ना दें, उनको टाइम ना दें और इस बात पे भी एहतजाज करें प्राइम मिनिस्टर से कि आप अपने काबीना के लोगों को इस तरह के बयानात देने से रोकें। और मैं तो समझ रहा शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 1-2 मिनिस्टरों ने जिन्होंने बयान दिया उनको सैक करेंगे, लेकिन उन्होंने किसी से इस बात के हवाले से उनको शो कॉज भी नहीं दिया कि आप लोगों ने इस तरह की बातें क्यों की। वो तो कह रहे हैं मैं अनकरीब फजल रहमान की मुलाकात एक हो रही है साहब की, उसके हवाले से भी अनकरीब जो है वो एक बम फोड़ूंगा, मैं जल्द बताऊंगा आवाम को। अब शेख रशीद को रोकना पड़ेगा। देखें, शेख रशीद अनगाइडेड मिसाइल है। शेख रशीद जो है वो इस तरह की बातें करके इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाता है। तो मेरे ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि शेख रशीद को रोके। अगर वो अपनी PTI की जमात का वो नहीं है और वो कहता है कि ये किसी और जमात का है तो फिर उसको मिनिस्टरशिप से हटाए। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये बताएं शेख रशीद स्पोक्स पर्सन किसके हैं? क्या वो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है? क्या वो GHQ के स्पोक्स पर्सन है किसके? वो किसके ब्याफ पे बात करते हैं? किसके ब्याफ पे बात करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नबील कबूल साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।